माँ, मुझे वो मार देगी। वो मुझे मारने के मकसद से आई है। वो मुझसे बदला लेने आई है। माँ, माँ मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। राजवीर पिछले 10 दिनों से बड़ी अजीब हरकतें कर रहा था। वो अक्सर किसी लड़की के बारे में बोलता कि वो उसे मारने के लिए आई है। उसका परिवार भी राजवीर के व्यवहार से बहुत परेशान था। राजवीर अक्सर कहता, अगली पूर्णिमा की रात वो चुड़ैल मुझे अपने साथ हवाओं में उड़ा कर ले जाएगी। लेकिन हर घटना के पीछे कोई ना कोई गड़ा सच जरूर छुपा होता है, जो उस घटना सुनने वाले को खौफ से जमा देता है। राजवीर की इस हालत का अंजाम भी एक ऐसा ही सच था, जिस वजह से राजवीर आज खुद की मौत की तारीख भी जानता था। 1 साल पहले राजवीर पेशे से एक मैकेनिक का काम करता था। जिंदगी बस कट रही थी। उसे बहुत सारे पैसे झट से कमाने का लालच अक्सर रहा करता था। खैर, एक रात राजवीर अपने घर लौट ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की फुटपाथ एरिया में डरी हुई मिली। वो उस लड़की के पास गया और बोला, मैडम, आप अकेले यहाँ शाम ढले क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, ये रेड लाइट एरिया है। ये जगह रात के समय तो क्या, दिन के समय भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मैं उसी एरिया से तो भाग कर आई हूँ। प्लीज मुझे आज रात के लिए पनाह दे दीजिए। कल सवेरे होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। प्लीज। ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज रात आप मेरे घर ठहर सकती हो। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमलता है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। पर ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ रखना चाहते हैं, और यही कारण है कि मैं इधर उधर छिपकर भाग रही हूँ। ठीक है, आज की रात तुम मेरे घर छुप सकती हो। उस रात प्रेमलता राजवीर के घर ही छुपी रही। अगली सुबह जब राजवीर उठा तो प्रेमलता की जुल्फों को लहराते देख वो उस पर मोहित हो गया। रात के अंधेरे में उसे प्रेमलता की खूबसूरती पूरी तरह से नहीं दिखी थी। राजवीर मन ही मन प्रेमलता को पसंद करने लगा था। उसने बिना वक्त गवाए प्रेमलता को उसी वक्त अपने मन की बात जाहिर कर दी। सुनो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम? मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे। इस तरह किसी लड़की की मदद करना, खासकर किसी अनजान लड़की की, वो एक मसीहा ही हो सकता है। ऐसे इंसान का हमसफर भला कौन नहीं बनना चाहेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बिना शादी के एक ही घर में रहते थे। एक रात की बात है, वो पूर्णिमा की रात थी। राजवीर प्रेमलता को एक सरप्राइज के बहाने एक अनजान सी जगह ले आया। उसने प्रेमलता की आंखों में पट्टी बांधी थी ताकि वो उसके सरप्राइज को देख ना सके। अरे अब बताइए भी, क्या सरप्राइज है? पट्टी तो खोलिए। राजवीर प्रेमलता की आंखों से पट्टी हटाता है। जैसे ही प्रेमलता की आंख खुलती है, उसकी एक तेज चीख निकल जाती है। शमशेर सिंह, तुम? राजवीर, ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये तो वही हैवान है जो मासूम लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें फंसाता है। ये लड़की, ऊपर देख, तू रेड लाइट सेंटर में खड़ी है। तेरे आदमी से मैंने तुझे खरीद लिया है। बहुत भागने का शौक है ना तुझे? अब 4 दीवारी में पूरी जिंदगी भागती
मतलब ये सब आपने किया? तुम तो इस हैवान से भी निकम्मे निकले। तुम्हें नर्क भी नसीब नहीं होगा, कभी नहीं। नर्क का तो पता नहीं, लेकिन अब तुझे बेचने पर जो पैसे मिले हैं उससे मेरी जिंदगी स्वर्ग तो आराम से बन जाएगी। तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार कर बैठा? अरे पगली, जिस रात तू भागी उसी रात इन लोगों से मेरा सौदा हो गया था। तुझ पर जबरदस्ती करता तो पुलिस मुझे अंदर कर देती, लेकिन अब तो सबको यही लगेगा कि तू यहाँ अपनी मर्जी से आई है और हर रात तेरे जिस्म की बोली लगेगी। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगी। याद रखना, बहुत जल्द रात भी यही होगी और नजारा भी यही होगा। तुझे पागल करके तेरी रूह को तेरे जिस्म से नोच कर अपने साथ ले जाऊंगी। जितना दर्द मुझे होगा उससे कई गुना ज्यादा दर्द के साथ तू मरेगा। जिंदा होकर भी मुर्दों की जिंदगी जिएगा तू। खैर, इसके बाद ये किस्सा यहीं समाप्त हो गया। प्रेमलता को जबरदस्ती रेड लाइट एरिया में सेक्स स्लेव के तौर पर मजबूर किया गया। लेकिन ठीक 6 महीने बाद अचानक एक खबर आई कि प्रेमलता ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। इसके ठीक 2 दिन बाद ही एक और खबर आई कि शमशेर सिंह की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे बड़ा गुनहगार तो अभी भी जिंदा था, राजवीर। आज 6 महीने बाद प्रेमलता की रूह राजवीर की तलाश में आई है और अब दुनिया का कोई भी अघोरी, तांत्रिक, पंडित उसे नहीं बचा सकता था। इंतजार था तो बस पूर्णिमा की रात का, और जैसे ही पूर्णिमा का दिन आया राजवीर की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी जैसे उसे गर्म तवे पर लगातार सेका जा रहा हो। उसे हर 10 मिनट पर दौरे पड़ते और आखिरकार रात के 1 बजे के करीब वो चुड़ैल राजवीर के कमरे में दाखिल हुई। उसकी भयानक शक्ल देख राजवीर चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज उस कमरे तक ही सीमित रह सकती थी। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी किसी और के साथ कभी नहीं करूँगा। कैसे छोड़ दूँ? याद है ना वो पूर्णिमा की रात जब तूने मेरा उस हैवान के साथ सौदा किया था? मैंने तुझे उस रात चेतावनी दी थी, लेकिन तूने मेरी चेतावनी को एकदम नजरअंदाज कर दिया, और आज मैं तेरी माफी को नजरअंदाज करूंगी। इसके बाद राजवीर की एक तेज चीख गूंज उठी। उस चुड़ैल ने राजवीर के सीने को फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल लिया और उसकी रूह को अपने साथ खिड़की से उड़ा ले गई। जब तक उसके परिवार के लोग वहां पहुंचे तो राजवीर का मरा शरीर टुकड़ों में फर्श पर पड़ा था। उस मासूम लड़की का बदला पूरा हो गया। इसीलिए कहते हैं, कर्मा कभी किसी का पता नहीं भूलता, और किसी आत्मा का बदला दुनिया की सबसे खौफनाक मौत देती है। रमन एक 25 साल का लड़का जो मुंबई में गांव से पढ़ने के लिए आया था, अब एक अच्छी नौकरी करता है और अपने माँ बाबूजी को हर महीने गांव पैसे भेजता है। एक रात रमन अपनी जॉब से निकलकर
बाइक से घर जा रहा था कि बीच में एक बिल्ली आई। रास्ते पर रमन बिल्ली को देखकर चौंक गया और उसकी बाइक उससे संभल नहीं पाई और बाइक स्किड हो गई। रमन की बाइक को थोड़ी खरोच हुई, पर उसने देखा कि उसके हाथ की घड़ी भी टूट गई है। रमन को घड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था और उसने वो घड़ी बड़ी मेहनत से अपनी पहली सैलरी से खरीद कर ली थी। इसीलिए उस घड़ी की कीमत रमन के लिए बहुत थी। उस टूटी हुई घड़ी को देखकर रमन उदास हो गया। अरे यार, पहली बार कुछ मैंने खुद के पैसों से लिया था। उस बिल्ली को भी अभी ही बीच में आना था। बाइक पर जाते जाते रमन को अंधेर नगर बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत घड़ियां लेकर दिखती है। उसके पास अजीब अजीब घड़ियां थी। रमन अपनी बाइक रोकता है और घड़ी रिपेयर करने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आंटी जी, मेरी ये घड़ी ठीक करके दे सकती हो क्या? अरे मैं सिर्फ बेचती हूँ घड़ियाँ, बनाती नहीं हूँ। अरे यार, ठीक है, मैं ये घड़ी जेब में रख देता हूँ अभी के लिए। आंटी जी, मुझे एक घड़ी चाहिए। अच्छा, कौन सी चाहिए तुम्हें? रमन उन सारी घड़ियों को देखता है। कुछ आकार में छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। रमन बहुत सोचकर एक घड़ी देखता है। वो घड़ी रमन को बहुत पसंद आती है। हाँ, ये वाली दे दो, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। कितने पैसे हुए आंटी इसके? रमन सामने देखता है तो कोई दिखता नहीं, मानो जैसे वहां कोई था ही नहीं। ना उस औरत के जाने की आवाज आई और ना ही उस औरत ने पैसे लिए। अरे पैसे तो लेकर जाती, कैसी औरत है बेचारी। एक तो अकेले यहाँ घड़ियां बेच रही थी और मैंने उससे पैसे भी नहीं दिए। रमन अपनी गाड़ी पर बैठने जाता है। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है। मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। ये आवाज कहाँ से आई? आंटी, कहाँ हो आप? रमन को कोई नहीं दिखता। अभी भी रमन घड़ी पहन लेता है और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ता है घर के लिए। रास्ते में रमन के पीछे से एक गाड़ी आने लगती है। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही रमन पीछे से आने वाली गाड़ी को जगह देता है और तभी वो आईने में खुद को देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी शक्ल कुछ बदली सी लग रही है, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे ये कैसे हो गया? शायद आईना खराब है, पोंछ देता हूँ। रमन बाइक चलाते चलाते थकने लगता है। बीच में उसे एक लड़का दिखता है जो उससे लिफ्ट मांग रहा होता है। उस लड़के का नाम राघव होता है। लिफ्ट अंकल, लिफ्ट मिलेगी क्या? मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ? कहाँ जाना है बताओ? मुझे बस आगे के गांव में जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। रमन थोड़ी देर बाद पीछे देखता है तो राघव भी बूढ़ा दिखता है। देखो, तुम भी बूढ़े होते जा रहे हो। अरे हाँ, अब क्या करूं मैं? जब से मैंने ये घड़ी ली है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रमन की नजर राघव की घड़ी पर जाती है। क्या तुमने जो घड़ी पहनी है वो अभी खरीदी थी? हाँ, एक आंटी आई थी बहुत सारी घड़ियां लेकर, उससे मैंने ले ली, पर पैसे देने के पहले ही वो गायब हो गई। रमन को याद आता है कि उसने भी पैसे नहीं दिए थे उस बूढ़ी औरत को। मतलब ये वही औरत है। रमन की गाड़ी बंद पड़ जाती है। तुम्हारे पैसों से ज्यादा कीमती मुझे तुम्हारी जान है। तुमने जो घड़ी पहनी है उससे तुम्हारी सारी जवानी बुढ़ापे में बदल रही है और इसलिए अब मैं जवान दिखूंगी। वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आती है। चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोरों से हंसने लगती है। तुम भूत हो? मुझे लगा ही कुछ अजीब हो रहा है।
मैं अपनी घड़ी अभी के अभी हाथ से निकालकर तोड़ देता हूँ। फिर ये देखो। रमन घड़ी निकालने लगता है पर घड़ी निकलती नहीं। रमन दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर उसके दांत कमजोर हो जाते हैं उम्र की वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर राघव का दांत टूट जाता है। आए भगवान, ये क्या हो गया? अभी तक तो मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई थी और अभी ही मेरे दांत गिरा दिए। राघव रोने लगता है। वो चुड़ैल उन दोनों की जान खुद में डालने लगती है। दोनों चिल्ला रहे होते हैं। तभी वहां एक तांत्रिक आता है और वो अपनी झोली से कुछ राख उड़ाकर उस चुड़ैल पर फेंकता है। ए चुड़ैल, ऐसे अनजान लोगों को पकड़कर उनकी जान ले लेना तुझे बहुत बड़ा पापी बनाता है। घोर पापी है तू। ये तू क्या कर रहा है तांत्रिक? तुझे ये महंगा पड़ेगा। तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने पाउडर से बनाए गोलाकार घेरे में कैद करता है। चुड़ैल चीखने लगती है। वो रमन राघव की जान लेने से पहले ही तांत्रिक उसे कैद कर देता है। शुक्रिया बाबा जी। शुक्रिया शुक्रिया। ये चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। मतलब ये इस गांव की सबसे महान घड़ी बनाने वाले की बीवी थी जो 100 साल पहले यहां रहा करती थी। रानी अपने पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहती थी पर एक दिन उसके पति को एक ऐसी कल्पना सूझी कि उसने वो घड़ी बनाने पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आर्यन एक ऐसी घड़ी बनाना चाहता था जो बूढ़े लोगों को जवान कर दे और जवान को बूढ़ा। एक दिन आर्यन अपने घर के बाहर एक आदमी को देख रहा था। वो आदमी खुदकुशी करने जा रहा था। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आती है तेजी से और उस आदमी के ऊपर से जाने ही वाली होती है कि आर्यन चिल्लाता है, अरे भाई, तुम्हें खुदकुशी करनी है तो अपने घर में जाकर फांसी ले लो। जिंदा खुश नहीं हो क्या? अरे साहब, आपको क्या बताऊं, पगार मिलती नहीं समय पर और काम करने जाना पड़ता है। अभी मेरी शादी तय हुई है। मैं क्या खुश रखूंगा अपनी बीवी को? मेरी हालत ही ऐसी है। माँ और बाबूजी भी मर गए कुछ सालों पहले ही। मैं क्या करूं जिंदा रहकर? क्या तुम्हें बूढ़ा होकर मरना अच्छा लगेगा? हाँ जरूर। ठीक है, ये घड़ी पहनो और कुछ देर के लिए सो जाओ। आदमी सो जाता है और उठकर देखता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है। तुमने ये क्या किया? मुझे खुद को ऐसे नहीं देखना है। तुमने ही तो कहा था तुम्हें ऐसे ही रहना है। मैं खुदकुशी करना चाहता हूं अब। ऐसे जिंदा नहीं रहना है मुझे। और तुम्हारी बीवी और तुम भी खुश नहीं रह पाओगे कभी। उस आदमी का शाप आर्यन और उसकी बीवी रानी को लगता है और वो दोनों कभी साथ नहीं रह पाते। वो मानो एक दूसरे से कहीं दूर चले गए थे। और आज वो दिन है जब वो हादसा हुआ था। अब हम क्या कर सकते हैं बाबा जी? तुम्हें तुम्हारी जवानी मिल सकती है अगर तुम वो घड़ी हाथ से निकाल दो। अगर तुम्हें उसके लिए अपना हाथ काटना पड़े तो काट दो और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। जल्दी करो वरना तुम और बूढ़े हो गए तो मर भी सकते हो। राघव और रमन ये सुनकर और डर जाते हैं। रमन अपना हाथ काटने के लिए कहता है राघव को। राघव रमन का हाथ काटता है और जैसे ही हाथ कट जाता है वो घड़ी हाथ से उतर जाती है। राघव भी रमन को अपना हाथ काटने के लिए कहता है। रमन अपने एक हाथ से राघव का हाथ काटता है और उसकी भी घड़ी हाथ से निकल जाती है। दोनों के शरीर से खून बहने लगता है पर तांत्रिक उन दोनों के हाथों पर एक पट्टी लगा देता है जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। दोनों की जान बचाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा। तांत्रिक
उन घड़ियों को लेकर जला देता है और जैसे ही घड़ियां जलने लगती है, चुड़ैल के शरीर में भी आग लगने लगती है। आखिर चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल रही होती है। मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ फिर से वापस देती हूँ। शुक्रिया मुझे मुक्ति देने के लिए, शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। माँ, माँ, वो देखो ना, वो कितना सुंदर कंगन है ना। चलो ना माँ, लेते हैं। हाँ, कंगन तो बहुत सुंदर है और कीमती भी। लेकिन बेटा, ऐसे रास्ते में पड़े किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाते। न जाने किस सामान के साथ कौन सी बला तुम्हारे साथ चल दे। माँ, माँ प्लीज उठा लेते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है ये। कितना सुंदर है ना। अरे बेटा, बाजार से दूसरा ले दूंगी, इसे रहने देते हैं। नहीं माँ, मुझे यही वाला चाहिए। माँ मुझे चाहिए, मुझे यही वाला चाहिए। बच्ची की जिद के आगे उसकी माँ को झुकना ही पड़ा और फिर अंजलि ने रास्ते में पड़ा वो कंगन उठा लिया और अपने बाएं हाथ में पहने बड़ी खुशी से नाचने लगी। ये मेरा नया कंगन, मेरा नया कंगन। ये ठीक उसी रात अंजलि अपने कमरे में सो रही थी जब उसके बाल अपने आप हवा में लहराने लगे। उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे कमरे से बाहर की तरफ खींच रहा है। इतना अनुभव होते ही अंजलि तुरंत नींद से जाग उठी और रोने लगी। उसे डर लग रहा था, जिस वजह से वो अपने मम्मी डैडी के कमरे में जाकर उनके साथ सो गई। अगले दिन अंजलि अपने कंगन को खनकाते हुए स्कूल से घर लौट रही थी। इस बार वो बिल्कुल अकेली थी। वो दौड़ते हुए अपने घर जा रही थी कि तभी कुछ दूर आगे उसे ठीक अपने सामने एक चॉकलेट गिरा मिला। अंजलि उस चॉकलेट से एकदम आकर्षित हो गई और उसे लेने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, वो चॉकलेट उससे दूर होता चला जाता। मासूम सी अंजलि को क्या पता था कि ये चॉकलेट उसे किस दिशा की ओर भटका रहा है। चॉकलेट का पीछा करते करते अंजलि अब एक जंगल में आ चुकी थी, जो सुनसान माहौल और वीरान पेड़ों से घिरा था। तभी चॉकलेट का सरकना बंद हो जाता है और वो एक जगह स्थिर हो जाता है। उसे देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और चॉकलेट लेने के लिए आगे बढ़ती है। वो जैसे ही उस चॉकलेट को हाथ लगाती है, उसे पता चलता है कि असल में ये तो चॉकलेट है ही नहीं, बल्कि महज चॉकलेट का रैपर है। इसे देखकर अंजलि बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और तभी वो वापस जाने के लिए पीछे पलटती है तो उसे अपने सामने एक बूढ़ी औरत लाठी लिए नजर आती है, जो उसे देखकर एक भयानक मुस्कान दे रही थी। उस बुढ़िया को देखकर अंजलि चीखने चिल्लाने लगती है और तभी वो बुढ़िया एक झटके में अंजलि के पास पहुंच जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहां अंजलि के माता पिता बहुत परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी नन्ही सी बेटी अंजलि अब तक घर वापस नहीं लौटी थी। तुम्हें मैंने 100 दफा ये बात समझाई है कि ऐसे अंजलि को अकेले स्कूल मत भेजा करो, उसे अपने साथ लेकर आया जाया करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ आती कहाँ है? अरे ठीक है, बाद में डांट लेना, पहले चलो चलकर अपनी बच्ची को ले आते हैं, न जाने कहाँ रह गई। वो दोनों स्कूल में फोन लगाते हैं, जहां उन्हें बस यही पता चलता है कि अंजलि तो बहुत देर पहले स्कूल से निकल चुकी है, वो स्कूल कैंपस में नहीं है।
इसके बाद सविता और अभिषेक अंजलि को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। फिर वो लोग थाने में अपनी बच्ची के मिसिंग रिपोर्ट लिखाने की सोचते हैं, लेकिन उसके लिए भी कम से कम उन्हें 24 घंटे का इंतजार करना होगा। शाम को थके हारे दोनों अपने घर लौटते हैं तो उनकी एक पड़ोसन सुप्रिया उनकी हालत देखकर समझ जाती है कि मामला कुछ गंभीर है। वो उन्हें टोकते हुए पूछती है, अरे ताई, क्या हो गया? तुम लोग मुंह लटकाए क्यों हो? आज रात तो तुम्हारी वो चंचल बिटिया भी नहीं दिख रही। सब ठीक तो है ना? अरे अब क्या बताऊं तुम्हें, सुबह से बच्ची गायब है। न जाने कहाँ गई मेरी बच्ची। इसके बाद सविता बिलखते हुए उसे सब कुछ बयां करती है। तीनों घर के अंदर बहुत चिंतित बैठे थे। तभी सुप्रिया की नजर एक चमकते हुए कंगन पर पड़ती है। अरे ताई, वो कैसा कंगन है जो वो टेबल पर रखा है? देखो कैसा चमक रहा है। ये किसके लिए है? क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथों में तो पहले नहीं देखा ये। सुप्रिया के सवाल करने पर सविता उसे कल वाली पूरी बात बताती है। वो उससे कहती है, मुझे लगा कि जरूर इस कंगन में कुछ तो अजीब है। इसी वजह से मैंने अपनी बेटी को फुसलाने के लिए उसे दूसरा कंगन पहना दिया और इस कंगन को छिपा दिया। अब बच्ची है, जिद पूरी हुए बगैर मानेगी नहीं। अब मैं समझी ऐसा क्यों हो रहा है। ये कंगन कोई साधारण कंगन नहीं है, बल्कि मुझे तो ये किसी चुड़ैल का कंगन लग रहा है। देखो तो, इस पर हल्के हल्के खरोच के निशान भी है। देखो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब साफ है, ये कंगन किसी चुड़ैल का है जो सड़क पर तुम्हें मिला, और क्योंकि उसे तुमने ले लिया, इस वजह से वो चुड़ैल अब किसी भी कीमत पर अपना ये कंगन चाहती है। और उसी कंगन के लिए तुम्हारी बेटी को अकेला पाकर उसने अगवा कर लिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी तो एक ही रास्ता बचा है, उस चुड़ैल को उसका कंगन लौटा दो। मगर कैसे? एक काम करो, तुम्हें वो सड़क याद है जहाँ ये कंगन पड़ा मिला था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, वो फाटक वाला रास्ता। हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत वहाँ चलते हैं। अगर कंगन वहाँ मिला था तो ये तय है कि उस चुड़ैल का वास उसी इलाके के आसपास होगा। लेकिन इससे मुझे मेरी बच्ची वापस कैसे मिलेगी? अरे जैसे हम उसे कंगन लौटा देंगे ना, वो हमारी बच्ची भी वापस कर देगी। देखो, मैं ये बेतुकी भूत प्रेत की बातों में नहीं मानता, लेकिन अगर ऐसा कुछ करके हमें हमारी बेटी सही सलामत मिल सकती है तो हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए। इसके बाद तीनों उस सड़क पर जाते हैं और फिर उस कंगन को ले जाकर रख देती है और वहीं खून के कुछ कतरे भी गिरा देती है, जिससे आकर्षित होते हुए वो चुड़ैल वहां तक पहुंचे और बिना किसी शर्त के वो बच्ची को लौटा दे। इसके बाद करीब 2 घंटे तक वो तीनों एक दीवार के पीछे से लगातार उस चमचमाते हुए कंगन पर नजर रखे हुए थे और आखिरकार उन्हें वहां एक बूढ़ी औरत आती दिखाई देती है। वो एक चुड़ैल थी जो कंगन के करीब आती है और जैसे ही वो कंगन को पहनती है, वो अचानक से किसी महफिल की अप्सरा बन जाती है, बहुत खूबसूरत और जवान। अपना कंगन लेकर वो चुड़ैल विलुप्त हो जाती है और इसके अगले ही पल अंजलि भागते हुए उस तरफ आती है और अपने मम्मी डैडी से लिपटकर रोने लगती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं, किसी अनजान इंसान और अनजान सामान से हमेशा सचेत रहना चाहिए, वरना कई बार इसका अंजाम हमारी सोच से भी परे साबित हो सकता है।
रीमा और सोम, ये दो चोर रात के समय गांव-गांव घूमकर चोरियां करते थे। दोनों को इसमें बहुत मजा आ रहा था। एक रात ऐसे ही चोरी करने के इरादे से रीमा और सोम एक गांव में आ पहुंचे। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव को देखने लगे। गांव दिखने में छोटा था, पर घर बहुत अच्छे और बड़े थे। देख रही हो रीमा, गांव के सभी लोग बहुत पैसे वाले दिखते हैं। ये गांव तो हमें एक ही रात में अमीर बना देगा। लेकिन ये अमीर लोग बहुत चालाक होते हैं। इनके घर में चोरी करना आसान नहीं होगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। ये गांव के अमीर लोग बहुत डरपोक होते हैं। हम इन्हें नकली चुड़ैल बनके डराएंगे और फिर लूट लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब इन्हें नकली चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर रीमा चुड़ैल की तरह हंसने लगी और बारिश शुरू हो गई। गांव में गुरुनाथ नाम का एक आदमी उसकी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत अमीर नहीं था, पर पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। उस रात वो दोनों घर में गप्पे लड़ा रहे थे। तभी घर की लाइट चली गई। अरे ये क्या? तुम यहीं रुको, मैं ऊपर देख के आता हूं। शायद बारिश की वजह से गई होगी। गुरुनाथ वहां से चला गया। बाहर अचानक बिजली कड़की और नलिनी डर गई। थोड़ी ही देर में ऊपर से गुरुनाथ के जोरों से चीखने की आवाज आई। उस आवाज से नलिनी और भी डर गई। गुरुनाथ, क्या हुआ आपको? नलिनी अंधेरे में दौड़कर ऊपर जाने लगी। उसी वक्त ऊपर से गुरुनाथ भी दौड़कर नीचे आ रहा था। सीढ़ियों के बीच में दोनों टकराए और नीचे गिर गए। नलिनी ने गुरुनाथ को देखा। वो बहुत डरा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। ये खून कैसे निकल रहा है? ऊपर, ऊपर! कौन है ऊपर? चुड़ैल! चुड़ैल का नाम सुनकर नलिनी भी डर गई। तभी दोनों ने देखा कि सीढ़ियों से एक रोशनी उनकी तरफ हवा में तैरती हुई आ रही थी। दोनों डर के मारे भागे और घर के बाहर जाने की कोशिश करने लगे, पर घर का दरवाजा बाहर से बंद था। गुरुनाथ ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इतने में पीछे से एक भयानक आवाज आई। रुक जाओ! दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक चुड़ैल हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ी थी। उस मोम की रोशनी में उसका डरावना चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। भागने की जरूरत नहीं है। अगर जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुमने नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। तुम जो कहोगी वो हम करेंगे, पर हमें जाने दो प्लीज। अच्छी बात है। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगी। उसके बाद चुड़ैल ने अपना एक हाथ खिड़की की ओर बढ़ाया और अपनी उंगलियां हिलाने लगी। जैसे ही चुड़ैल ने उंगलियां हिलाई, एक बड़ा सा बैग खिड़की से उड़कर अंदर आया और चुड़ैल के सामने जमीन पर गिर गया। ये देखकर गुरुनाथ और नलिनी बहुत ज्यादा डर गए। तुम्हारा सारा पैसा और सोना लेकर इस बैग में डाल दो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे। उतने में चुड़ैल चिल्लाई, जल्दी करो वरना इस आग से तुम दोनों को जला दूंगी। गुरुनाथ ने जाकर बैग उठाया और भागता हुआ पैसे लाने चला गया। चुड़ैल वहीं खड़ी रहकर नलिनी को घूर रही थी।
नलिनी चुड़ैल के उस भयानक चेहरे को देखकर डर रही थी। अचानक खिड़की से जोर की हवा आई और चुड़ैल की साड़ी उड़ने लगी। नलिनी की नजर चुड़ैल के पैरों पर गई। उसने देखा कि चुड़ैल ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। नलिनी को चुड़ैल पर शक होने लगा। ये चुड़ैल तो कोई लड़की लगती है जो चोरी के इरादे से यहाँ आई है। मुझे ये बात गुरुनाथ को बतानी होगी। नलिनी ने चुपके से अपनी चप्पल उतारी और उस मोमबत्ती पर दे मारी। इसकी वजह से मोमबत्ती बुझ गई और घर में अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही नलिनी गुरुनाथ की तरफ भागी। गुरुनाथ, रुक जाइए, ये नकली चुड़ैल है। चुड़ैल भी उसके पीछे भागी, पर अंधेरे की वजह से उसका सर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गई। घर की लाइट फिर से आ गई। चुड़ैल की आवाज सुनकर गुरुनाथ और नलिनी उसके पास आए। चुड़ैल जमीन पर चुपचाप पड़ी हुई थी और अब साड़ी के अंदर की जीन्स साफ नजर आ रही थी। अरे, ये तो नकली चुड़ैल है। तो इसने वो बैग कैसे हवा में उड़ाया? चुड़ैल की आवाज सुनकर सोम घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया और सीधा जाकर चुड़ैल के पास बैठ गया। रीमा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, मतलब तुम भी इसके साथ हो? मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम लोगों को अंदर करवाता हूँ। जैसे ही गुरुनाथ फोन की तरफ बढ़ा, बाहर जोरों से बिजली कड़की और चुड़ैल ने गुरुनाथ का पैर पकड़ लिया। गुरुनाथ एकदम से चौंक गया। चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। ये देखकर नलिनी और गुरुनाथ के साथ साथ सोम भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि साड़ी के अंदर तो रीमा थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो आम लड़की थी ना, जो नकली चुड़ैल बनी थी। रीमा? चुड़ैल हवा में खड़ी हो गई। कोई रीमा नहीं है यहाँ। वो पैसों का बैग मुझे दे दो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। गुरुनाथ ने डरते हुए कहा। मैं नहीं दूंगा। नलिनी, ये जरूर इनकी कोई नई चाल है। क्या कहा? चुड़ैल ने गुस्से में आकर गुरुनाथ को हवा में उठाया और दीवार पर फेंक दिया। चुड़ैल ने वो बैग उठाया और बाहर आसमान में गायब हो गई। सोम दौड़ता हुआ बाहर आया और चुड़ैल की दिशा में देखने लगा। सोम को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी दोस्त जो नकली चुड़ैल बनी थी, वो अब असली चुड़ैल का रूप लेकर इंसानों को मार रही थी। उस हादसे के बाद गांव में चुड़ैल की वजह से बहुत लोगों की मौत हुई, क्योंकि लोग उसकी जीन्स देखते और उसको नकली चुड़ैल मानकर उसे पैसे देने से इनकार कर देते थे। अब तक आपने देखा, मोहित अघोरी के कहने पर अपने पिता का कपाल अघोरी को दे दिया था। अघोरी ने उसके पिता की आत्मा को अपने बस में कर लिया था, मगर फिर पंडित जी के कारण अघोरी की पूरी साधना व्यर्थ हो गई थी और उन्होंने उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति दिलवाई। अब आगे करीब 7 साल बाद अब छोटा मोहित बड़ा हो गया था। माँ, अब हमारी तकलीफ कम हो जाएगी। मुझे नौकरी मिल गई है। अब हमें ये गांव छोड़कर भोपाल के पास सागर में रहना होगा। बेटा, अब तो यहाँ पर रहने की आदत सी हो गई है। यहाँ से जाने का मन नहीं है। तुम चले जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। फिर यहाँ यश की पढ़ाई भी तो है। फिर तो माँ मुझे नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ मेरी माँ वहीं पर मैं। ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे तो यश की फिक्र हो रही है। तो ये बात है। यश की पढ़ाई के बारे में तो आप फिक्र ना करें, मैंने उसका भी इंतजाम सोच लिया है। हम लोग उसे भोपाल के अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। कहते हुए मोहित उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मनाने लगा। आखिर बेटे की जिद के आगे
कामिनी जी झुक गई और सागर जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे वो लोग बस से सागर पहुंचे, दूर जंगल में एक अघोरी अपनी आंखें खोलकर बोला, आ गए तुम। आखिर मैं अपनी साधना से तुम्हें यहाँ बुला ही लिया। यहाँ पर अब तुम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। मेरी बरसों की साधना को भंग किया था ना, उसका बदला लेकर रहूंगा। दरअसल अघोरी वहां से भागने के बाद सागर के जंगलों में आकर रहने लगा था। अब उसकी सिद्धियां पहले से भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर थी। सागर और उसके आसपास रहने वाले लोग उससे काफी डरते थे। लंबा काला लिबास, गले में नरमुंडों की माला, बड़ी बड़ी जटाएं और लगातार शैतान का स्मरण। अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए उसने कई सारी आत्माओं को अपने वश में कर रखा था। मोहित अपनी मां के साथ सागर में रह रहा था और छोटे भाई को भोपाल में एडमिशन करा दिया था, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसका छोटा भाई यश अघोरी के निशाने पर है। एक रात जंगलों में अघोरी अपनी काली साधना को अंजाम दे रहा था। उसने अग्निकुंड में ढेर सारा मांस मंदिरा डाला। यह सब डालते ही अग्नि तेजी से जल उठी और कुछ देर बाद उसमें से एक साया निकलकर बाहर आया। मेरी इच्छा को पूरी करो। अघोरी के कहते ही वो साया वहां से गायब हो गया और अगले ही पल यश को लेकर वहां आ गया। यश पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था, वो अपने होश में नहीं था। अघोरी ने उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में उसके दाएं हाथ का अंगूठा काटकर हवन कुंड में डाल दिया और फिर उसके रक्त से खुद को तिलक लगाकर बोला, तुझे मेरा बदला लेना है। तेरे साथ अब हर वक्त मेरा गुलाम होगा। कहते हुए अघोरी ने उस साये को एक इशारा किया जो अग्नि में से निकला था। वो साया तुरंत यश के शरीर में समा गया। यश वहां से उठकर सीधा अपने घर के बाहर जाकर रुका। वो बिना रुके दरवाजा बजा रहा था। कामिनी जी ने आकर दरवाजा खोला तो सामने यश को देखकर हैरान रह गई। बेटा, इतनी रात को अकेले कैसे आया? तेरे हॉस्टल की छुट्टी कब हुई? हमें तो कोई खबर ही नहीं थी। कामिनी जी के सवालों का यश ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अरे, इसे क्या हो गया? किसी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? शायद हम लोग स्टेशन नहीं पहुंचे इसीलिए नाराज है। मोहित को आने दो, इसे मना लूंगी। कामिनी जी किचन में अपने दोनों बच्चों की पसंद का खाना बना रही थी। तभी मोहल्ले में शोर मचने लगा। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। क्या हुआ मिसेस सोमानी? आप शोर क्यों मचा रही हैं? मेरी बिल्ली, किसी ने मेरी पालतू बिल्ली को बहुत बुरी तरह से मार दिया और घर के आंगन में फेंक दिया। मिसेस सोनाली के कहने पर जब कामिनी जी ने उनके घर में झांक कर देखा तो पूरे आंगन में खून ही खून हो रहा था और बिल्ली की लाश छत बिछत अवस्था में पड़ी हुई थी। यह दृश्य किसी भी आम इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शायद कोई कुत्ता आपके घर में घुस गया होगा। मेरे शेरू के होते हुए ये पॉसिबल है क्या? कुछ तो बुरा हुआ है इसके साथ। शेरू भी डर कर कोने में चुपचाप बैठा है। कामिनी जी ज्यादा कुछ बोले बिना अपने घर में आ गई। उन्हें भी बिल्ली का यूं मरना और कुत्ते का खामोश होना कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर अपने बेटे के आने की खुशी में उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मोहित ऑफिस से लौटकर सीधे अपनी मां के पास गया तो मां ने इशारे से उसे यश के आने की खबर दी। मोहित उसे सरप्राइज देने के लिए चुपचाप उसके कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। यश छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखों की जगह सफेद पुतलियां और शरीर काला था और उसके पूरे कपड़े खून से भीगे हुए थे। वह दीवार से कूदकर सीधा मोहित पर झपट पड़ा। दूसरी तरफ अघोरी अभी भी हवन कर रहा था। काल भैरव स्वाहा, भगवती कलिका स्वाहा, चंडिका स्वाहा। आज की रात उस मोहित की आखिरी रात होगी। हाँ, मेरी बरसों की साधना को व्यर्थ किया था ना, तेरा भाई ही तुझे मार देगा। मगर कहते हैं ना, 100 बुराई पर एक अच्छाई ही भारी होती है।
कुछ ऐसा ही मोहित के परिवार के साथ हुआ। कामिनी जी दोनों बच्चों को अलग करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यश की हालत देखकर उन्हें मोहित की उस समय की हालत याद आ रही थी जब अघोरी ने उसके शरीर पर कब्जा किया था। वे मन ही मन ईश्वर के साथ साथ पंडित जी को भी याद करने लगी। तभी अचानक उनके घर का दरवाजा खुला और पंडित जी का घर पर प्रवेश हुआ। राम राम, घर में कोई है? किसी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उनके कानों में मोहित की चीख सुनाई दी। वे भागते हुए उस कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत कुछ मंत्र का जाप करते हुए रुद्राक्ष की माला यश के गले में पहना दी। जैसे ही उन्होंने यश के गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई, यश एक झटके में उससे दूर हो गया और दूर बैठकर गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके किसी विशेष कार्य में किसी ने बाधा उत्पन्न कर दी हो। कुछ पल के बाद ही उसने तुरंत कामिनी जी पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे रोबोट की तरह ट्रीट कर रहा हो। मगर शायद पंडित जी इस बात के लिए पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने तुरंत कामिनी जी को उनकी जगह से हटाया और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए जल उसके ऊपर छींट दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, यश बेहोश हो गया। वो कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर आ गए। कामिनी जी और मोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि यश के साथ क्या हुआ। तभी यश ने अपनी आंखें खोली। अभी भी उसकी आंखें लाल थी और वो गुर्रा रहा था। यश रह रहकर दरवाजे को इतनी जोरों से बजा रहा था मानो अभी तोड़कर बाहर निकल जाएगा। कामिनी जी और मोहित को अभी भी डर लग रहा था, मगर फिर कुछ पल अपनी घबराहट को खत्म करने के बाद उन्होंने पंडित जी को प्रणाम करके कहा, प्रणाम पंडित जी, आप इतने दिनों बाद अचानक यहाँ कैसे? जब से आपने मांडला छोड़ा आपकी कोई खैर खबर नहीं थी। आज सुबह से ही दिल बहुत बेचैन हो रहा था। रह रहकर मोहित की शक्ल मेरी आंखों के आगे आ रही थी, इसीलिए सोचा एक बार जाकर उससे मिल लेता हूँ। मगर मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। यश के साथ ये सब कैसे हुआ? वो तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। आज शाम को ही अचानक अपने हॉस्टल से लौट आया और उसके बाद जो आपने देखा वही हमने देखा। कामिनी जी के बोलने के बाद पंडित जी ध्यान करते हुए माँ काली का जाप कर रहे थे। अचानक ही उन्होंने आंखें खोली और गुस्से में बोले, अघोरी, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? ये सब आप क्या कह रहे हैं? अघोरी? मगर वो है कहाँ? अघोरी यहीं कहीं आसपास है और वो अभी तुम्हें मारने के लिए मारक तंत्र का प्रयोग कर रहा है। उसका ही गुलाम अभी भी इस वक्त यश के शरीर में है और वो इतना शक्तिशाली है कि किसी की बलि लिए बिना नहीं जाएगा। बलि लेकर जाएगा? ये क्या कह रहा है? आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरा यहाँ पर आना ईश्वर की ही मर्जी है। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम अभी पूजा की शुरुआत करेंगे। कहते हुए उन्होंने हवन शुरू किया। यश के कमरे से तेजी से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो तेजी से दीवार पर सर मार रहा था। पंडित जी, यश को कुछ ना हो जाए पंडित जी। पंडित जी, वो मुझे मारना चाहता है ना, तो मैं अघोरी के पास चला जाता हूँ। वो मेरे जाने से यश को छोड़ देगा। पंडित जी ने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने हवन चालू रखा। जैसे ही हवन समाप्त होने को आया, यश दरवाजा तोड़कर तेजी से बाहर आया और सारे घर का सामान फेंकने लगा। उसने 2 बार मोहित को भी मारने की कोशिश की, मगर पंडित जी की सुरक्षा के कारण वो कुछ भी ना कर पाया। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, वो हवन कुंड के सामने आकर गिर गया। उसके शरीर में से एक काला धुआं निकला और उड़कर वहां पहुंच गया जहां पर अघोरी पूजा कर रहा था। असंभव! मेरे प्रयोग को लौटाना असंभव है। इसे तो मोहित को मारना था, मगर ये क्यों वापस आ गया? वो धुआं अघोरी के आसपास घूम रहा था। अघोरी के चेहरे पर भय के निशान साफ नजर आ रहे थे। तभी उस धुएं ने एक रस्सी का आकार लिया और अघोरी के गले के आसपास लिपट गई। वो अघोरी दर्द से करा उठा। 1 मिनट में ही उसके शरीर में कोई जान नहीं बची थी। पूरा शरीर इस तरह सफेद हो गया था मानो किसी ने खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो पहले आप खुद ही उस गड्ढे में जाकर गिर जाते हो।
इंसान को कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। बबीता अकेले ही अपनी माँ और बीमार भाई का खर्च उठा रही होती है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है और वो अपना बायां पैर पहले घर से निकालती है। तभी बबीता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, घर से बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए, वरना ये अपशगुन होता है बेटा। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। आज अमावस की काली रात है, आज जल्दी घर आ जाना। आज के दिन कई लोग काला जादू करते हैं बबीता। अरे माँ, तुम इन सब बातों पर क्यों विश्वास करती हो? ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, ये सब बातें बहुत सोच समझ कर की जाती है। सरिता बहुत अंधविश्वासी थी और हमेशा इन सब से बचने के लिए टोना टोटका करते रहती थी। उसका बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था और चलने फिरने में असमर्थ था। उसका पूरा ख्याल उसकी बहन बबीता रखती थी। बबीता कॉलेज के लिए निकल जाती है और बहुत काम होने की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो जाती है। आज माँ ने जल्दी आने को कहा था, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से जल्दी घर पहुंचना संभव नहीं है। माँ को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, आने में देर हो जाएगी। बबीता जैसे ही अपना फोन उठाती है, फोन उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। उसे वापस घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता। वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाती है। आज ही इस मोबाइल को क्यों खराब होना था? आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बबीता आवाज का पीछा करते हुए आवाज के पीछे जाने लगती है। कौन है वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? बबीता को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो आवाज का पीछा करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है। जैसे ही बबीता उस कब्रिस्तान में पहुंचती है, वो आवाज का आना बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं रात को इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? वहां पर कुत्तों के रोने की आवाज, चमगादड़ के बोलने की आवाज और मेंढक का पानी में टर्राना साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल था। उस बीच सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बबीता उस कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जहां भी जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिलती है। वहां कोई भी गेट नहीं था। अगर यहाँ कोई गेट नहीं है, तो फिर मैं अंदर कैसे आई? घना अंधेरा हो चुका था। बबीता उस कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी, लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाती है। तभी उस कब्र से अजीब आवाज आने लगती है। बबीता धीरे से अपना कान उस कब्र के ऊपर रखकर आवाज सुनने लगती है। तभी अचानक वो कब्र में जोरदार धमाका होता है और उससे एक ताबूत निकलकर बाहर आ जाता है। बबीता धमाके की आवाज से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे आप ठीक तो हैं? आप यहाँ इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? और मैं यहाँ कैसे पहुँची? बबीता को थोड़ा होश आता है। बबीता अपने सामने अनजान व्यक्ति को पाती है। आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे काम से वापस आते वक्त लेट हो गया। जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तब मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई और मैं यहाँ देखने चला आया। तभी पास में पड़ी कब्र से किसी का हाथ बाहर आता है और बबीता का हाथ पकड़ लेता है। बबीता डर के मारे चिल्लाती है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है,
लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। ये क्या हो रहा है? एक कब्र में रखा मुर्दा किसी का हाथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब हमारे समझ के परे है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। बबीता के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी बबीता का हाथ उस कब्र से बाहर आ जाता है। अमन और बबीता अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अंदर आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। ये कोई चाल है हमें फंसाने की। पीछे से उस कब्र से एक भूत चलकर आने लगता है और उसके मुंह से हरा पानी गिर रहा था। अमन और बबीता उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी बबीता का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। चलो मेरे साथ। वो बबीता का पैर पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है। बबीता खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। तभी भूत की नजर अमन पर पड़ती है और बबीता को छोड़कर अमन की ओर मुड़ जाता है। बबीता वहां से उठकर भागने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जान मत लो। छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? भूत, वो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। तभी वो भूत अमन का गला पकड़कर उसे अपने हाथों के बीच दबाकर घुमा देता है। अमन जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। ना तो उसे मौत अपना रही थी और ना ही जिंदगी उसे अपनी शरण दे रही थी। ये देखकर आयुष और बबीता बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आए हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। हाँ, जिसने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है। दोनों डर के मारे वहां से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। डर के मारे दोनों का बुरा हाल है। अमन वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। तभी बबीता को वहां पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर आती है। बबीता दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आने का तो रास्ता है, लेकिन वापस जाने का नहीं। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी रात को आप उस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रही है? तुम्हें अब तक नहीं समझ में आया? ये सब मेरा करा धरा है। तुम तीनों को मैंने यहाँ बुलाया है। बबीता का ये सुनकर होश उड़ जाता है। आज अमावस की काली रात है। तुम तीनों को एक बात जोड़ती है। तुम तीनों अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी, जिससे मेरा बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए तुम 3 मासूम जिंदगियां छीन रही हो। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाती। वो भूत अमन, आयुष और बबीता को पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 1 बजने वाला है। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों के खून से नहाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है। तभी उसका पैर एक कब्र पर पड़ जाता है और वो कब्र खुल जाती है और सरिता उसमें गिर जाती है और वो कब्र अपने आप बंद हो जाती है। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आयुष बेहोशी की हालत में उस कब्र को देखता है जिसमें सरिता समा गई थी। माँ, तुमने हमें बचा लिया। वो कब्र आयुष की माँ की होती है। वो भूत गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंक देता है और सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अंतड़ियां निकालकर खाने लगता है। बबीता, अमन और आयुष अगले दिन सुबह होश में आते हैं। तीनों उस कब्रिस्तान के बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की खौफनाक रात होती है जिसे वो तीनों कभी नहीं भुला सकते। एक माँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की जान ले रही थी और एक माँ मरकर भी अपने बेटे की जान बचा रही थी। वो खौफनाक रात हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। ठंड का महीना था और आज हरिया एकदम भोर में 3 बजे के करीब ही अपने हाथों में बाल्टी लेकर खेत पहुंच गया। हरिया रोजाना एकदम सवेरे जागकर अपने खेतों में जाता, सिंचाई करता, फसलों को अलग करता और पूरा दिन खेती करने में बिता देता। उसकी दिनचर्या कुछ इसी तरह की थी। दूर दूर तक का नजारा एकदम सन्नाटे में खोया था। हर तरफ अंधेरे ने अपना राज जमा रखा था। हरिया ने उस खेत में अपने लिए एक छोटा सा टाट का मकान बनवा रखा था जिसमें वो अक्सर देर रात को भी रुक जाया करता था। उसने उस मकान के उस छोटे से बल्ब को जैसे ही जलाया, हरिया की नजर उससे 200 मीटर की दूरी पर खड़ी एक औरत पर पड़ी जो खेत के बीचों बीच गहरा खड्डा खोद रही थी। एक औरत को इस तरह अपने खेत में गड्ढा खोदते देखकर हरिया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में यह ख्याल भी आया कि आखिर इतने अंधेरे में कोई औरत इस हालत में खेतों में क्या कर रही है। गांव वाले इन सब बातों पर गहन चिंतन करने में माहिर होते हैं। हरिया एक पल में समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। यही सोचकर हरिया उस औरत के एकदम करीब चला जाता है और उसे तिरछी निगाहों से घूरने लगता है, जिससे कम उसे ये पता चल सके कि ये उसके गांव की ही कोई औरत है या कोई बहरूपिया है। लेकिन उस औरत ने बड़ा घूंघट कर रखा था, जिस वजह से हरिया उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रहा था। हरिया उस औरत को आवाज देता है, अरे तुम कर क्या रही हो? इस तरह खेतों के बीच गड्ढा क्यों खोद रही हो? क्या ऐसा करना एक औरत को शोभा देता है? उस औरत ने ना तो एक बार भी हरिया के सवाल का जवाब दिया और ना ही उसने अपना काम रोका, बल्कि अब तक उसने गड्ढा खोदने की रफ्तार को और तेज कर दिया। उस औरत के इस बर्ताव से हरिया को बहुत गुस्सा आया और वो उस औरत पर चिल्लाने लगा, औरत हो इसीलिए इज्जत रख रहा हूं, वरना अब तक धक्के मारकर अपने इस खेत से बाहर निकाल देता। बंद करो इसे। हरिया के दोबारा दखल देने पर वो औरत गड्ढा खोदना बंद तो कर देती है, लेकिन फिर वो हरिया को एक टक से घूरने लगती है। अगले ही पल वो औरत हरिया को खेत से बाहर निकल जाने का इशारा करती है। देखो तो जरा इस औरत के तेवर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हे औरत, चल निकल जा मेरे खेत से बाहर। हरिया इतना कहता हुआ उस औरत के घूंघट को हटाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन तभी अचानक वो औरत एकदम से गायब हो गई।
2 पल पहले हरिया जिस औरत पर चिल्ला रहा था, अगले ही पल उस औरत का बहती हवाओं में एकदम से गायब हो जाना किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। बाप रे, ये मैंने किससे पंगा ले लिया? ये तो कोई भूतनी थी। न जाने मेरी बुद्धि भी कहां घास चरने गई थी कि मैंने इस औरत को टोक दिया। हरिया अपने कदमों को तेज करते हुए और जल्दी जल्दी भागने लगा। वो खेत से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे अपने सामने ठीक वही औरत दिखती है जो हरिया को कुछ समय पहले दिखी थी। हरिया उसे देखकर अपने कदम पीछे ले लेता है। वो औरत धीरे धीरे हरिया के करीब बढ़ने लगती है। हरिया एकदम घबरा जाता है। तभी वो औरत अपना घूंघट उठाती है। उसका चेहरा देखकर हरिया के पसीने छूटने लगते हैं। लाल आंखें, आंखों से टपकता खून, डरावनी शक्ल और लटकती हुई जीभ। उस औरत का ये रूप देखकर हरिया फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। बाप रे, ये औरत तो डायन है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मेरी बीवी और बच्चे हैं। परिवार तो मेरा भी था, लेकिन याद है इसी खेत में आज से 5 साल पहले तुम गांव वालों ने मेरे परिवार को दफना दिया। आज जब मैं इस खेत में आजाद हुई तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों की कब्र को खोदना शुरू किया, जिससे कि मैं उन्हें जिंदा कर सकूं। लेकिन तू बेरहम इंसान, मुझे तो वो भी ठीक से करने नहीं दे रहा है। अब तेरा मरना तय है। मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। मैं गांव में किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम वापस आ गई हो। इतना कहकर हरिया खेतों से बाहर की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी वो डायन हरिया के पीठ पर झपटती है और उसे अपने साथ जमीन के अंदर खींचने लगती है, ठीक उसी तरह जैसे कोई जिंदा शख्स को जमीन में दफनाया जाता है। उस वक्त पूरे वातावरण में बस हरिया की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ देर में हरिया की चीखें भी शांत हो जाती है, लेकिन तब तक एक गांव वाला जो कि उसी खेत में खेती किया करता था, वो वहां आ जाता है और हरिया की चीखें सुन लेता है। वो फौरन गांव वालों को बुलाता है ताकि हरिया की मदद की जा सके। लेकिन जब तक गांव वाले पहुंचते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ गांव वाले खेत को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन हरिया को उस खेत से बाहर निकालने के लिए वो लोग धीरे धीरे उस खेत के करीब जाने लगते हैं। वो सभी मन ही मन डरे हुए तो जरूर थे, लेकिन फिर भी वो सभी खेत की खुदाई शुरू करते हैं। तभी खेत के भीतर से एक औरत की डरावनी आवाज आती है। भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। इससे पहले कि गांव वाले कुछ सोच पाते या कर पाते, वो भयानक डायन उस खेत से निकलती है और खेत में दाखिल हुए सभी गांव वालों को एक झटके में पाताल में खींच लेती है और सबकी भयानक चीखों के साथ ये किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। आगे कई दिनों तक इस घटना का जिक्र गांव में बराबर होता रहा है। गांव वालों का कहना है कि उस घटना के बाद कभी भी गांव के उस खेत में खेती नहीं हो सकी, बल्कि पूरी जमीन बंजर बन गई। सालों पहले किसी औरत को अपने 2 बच्चों के साथ उस खेत में बैठकर तंत्र साधना करते हुए देखा गया था, जो गांव के मासूम लोगों की बलि देती थी। इसी वजह से एक दिन मौका पाकर जब वो औरत अपनी साधना में व्यस्त थी,
गांव वालों ने किसी तांत्रिक की मदद से उसके दोनों बच्चों को चुरा लिया और बड़े गुप्त तरीके से खेत में ही उन्हें जिंदा दफना दिया। इसके बाद गांव वालों ने उस औरत को भी बांध दिया और उसी खेत में दफना दिया। और 5 साल बाद उसी खेत से वही औरत डायन बनकर निकली और आज वो डायन उसी खेत में वास करती है। वो उस खेत में कैद हो चुकी है, जिस वजह से उस खेत से बाहर नहीं आ सकती। लेकिन इतिहास गवाह है, जो भी उस खेत के करीब गया है कभी वापस नहीं लौटा है। अविनाश एक बड़े घर का लड़का है। कॉलेज की लास्ट ईयर की पढ़ाई कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली थी। हमेशा की तरह अविनाश न्यू बाइक से कॉलेज आया। ओ भाई साहब, ये स्पोर्ट बाइक तूने ले भी ली? हाँ, 2 दिन पहले ही डैड को बोला था इस बाइक के बारे में, और अगले दिन देखा तो बाइक घर के बाहर खड़ी थी। क्या नसीब लेके पैदा हुआ है यार तू। थोड़ा मुझे भी दे देता तो रोज की तरह बस में धक्के तो नहीं खाने पड़ते। तुझे कुछ पता करने कहा था, तूने किया कि नहीं? अरे यार, तू पागल हो गया है गौरी के पीछे। भूल जाना उसे। देख, कॉलेज में उससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं दोस्त। सीधा सीधा बोल, गौरी किस लड़के से प्यार करती है? अगर तू पता नहीं लगा सकता तो मैं खुद पता लगा लूंगा। अरे अरे रुक, मैंने पता लगाया है। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या बात कर रहा है यार? एक बार फिर उससे प्रपोज करके देखता हूं। अरे सुनता तो जा, उसे तुझ में भी इंटरेस्ट नहीं है। अविनाश गौरी को बहुत पसंद करता था, पर गौरी को अविनाश में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। गौरी, आई लव यू। तुझे कितनी बार कहूँ, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। हर बार पूरे कॉलेज के सामने अपनी बेइज्जती कराने क्यों चलाता है तू? पर क्यों? तू मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या कमी है मुझ में, बोल। तुझ में कोई कमी नहीं है, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने पहले ही पता लगा लिया है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तू एक नंबर का चिप्पू है। हर बार की तरह गौरी अविनाश को इस बार भी मना कर देती है। अविनाश कैसे भी कॉलेज खत्म होने के पहले गौरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इस बार भी मना कर दिया उसने मुझे। तेरा मुंह देख के समझ गया था मैं। गौरी ने इस बार भी तुझे मना ही किया होगा। यहां देख, कॉलेज की सबसे हॉट लड़की तुझे भाव दे रही है और तू उस गौरी के पीछे पड़ा है। अरे छोड़ना यार। अरे एक बार देख तो ले। मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तू और खराब मत कर। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि गौरी में ऐसा क्या है जो तू उसके लिए इतना पागल है। पता नहीं यार, पर उसमें कुछ अलग ही बात है। ऐसे ही रोमियो की तरह प्रपोज करता रहा ना, तो बेटा इस जन्म में गौरी तेरी होने से रही। अरे यार, तो क्या करूं मैं? काला जादू कर उस पे, फिर देख कैसे भागते हुए आएगी तेरे पीछे। काला जादू? ऐसा कुछ नहीं होता, चल चल। ओ भाई साहब, सब होता है पर कोई बोलता नहीं। तुझे पता है ना,
मेरा बाप कितना बड़ा कंजूस है। अरे मक्खी चूसे एक नंबर का। कितने सालों से मेरी माँ कार लेने के लिए बोल रही थी, पर नहीं, उन्होंने नहीं ली। फिर मेरी माँ मंदिर के पीछे जो खंडर है ना, हाँ, वहां एक काला जादू करने वाली बुढ़िया बैठती है। उसने माँ को कोई पाउडर दिया और बोली, दूध में डाल के पिला देना अपने पति को। 2 दिन के अंदर अंदर कार आ गई मेरे घर पे। बाप रे, क्या बात कर रहा है? अविनाश पूरी रात करण की कही काले जादू की बात के बारे में सोचता रहा। क्यों ना मैं भी काला जादू का सहारा लूं, गौरी को अपना बनाने के लिए। रात के 2:30 बजे अविनाश मंदिर के पीछे खंडर में चला जाता है, काला जादू करने वाली बुढ़िया को ढूंढने के लिए। अरे बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी अम्मा, कोई है क्या यहाँ? तभी अविनाश देखता है काला जादू करने वाली बुढ़िया आग के सामने कोई टोटका कर रही थी और साथ ही कच्चा मांस भी खा रही थी। कौन है तू? मेरा टोटका खराब कर दिया। मुझे आपके काले जादू की जरूरत है। क्या? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, पर वो मुझे घास तक नहीं डालती। क्या आप उसे मेरी बना सकती हो? बस इतनी सी बात के लिए आधी रात को तू मेरे पास आया है? जी। क्यों ना इस काले जादू से मैं तेरी ही जान ले लूं। ऐसे मत कीजिए। देखिए, आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा। ठीक है, 3 किलो कच्चा मांस और 3 बोतल दारू लेकर आना। हाँ हाँ, मैं ये सब ले आऊंगा। तू किसी से कहेगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कल सब ले आना और साथ ही जिस लड़की से प्यार करता है उसका एक बाल भी ले आना। चल अब जल्दी जा यहाँ से, वरना तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अविनाश डर के भागने लगता है। तभी एक आत्मा उसे धक्का देती है। अविनाश उड़ते हुए खंडर के बाहर गिर जाता है। बाप रे! अविनाश झट से कार में बैठ गया और घर की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन अविनाश बुढ़िया के पास आता है, गौरी के बाल ले आता है और बुढ़िया ने जो जो मांगा था वो सब कुछ भी लेकर आता है। आ गया तू, मजनू की औलाद। ला मेरी दारू की बोतल और कच्चा मांस। अविनाश ने बुढ़िया को सब दे दिया जो जो बुढ़िया ने मांगा था। और ये है गौरी का बाल। पहले मुझे कच्चा मांस खाने और दारू पीने तो दे। ये सब आप अकेले खाओगे? ये दोनों आत्माएं भी तो हैं खाने और पीने के लिए। मुझे डर लग रहा है, आप मेरा काम कर दीजिए पहले। ये लो गौरी का। चैन से पीने भी नहीं दे रहा। ठीक है, दे उसका बाल और एक तेरे सर का बाल भी। बुढ़िया ने गौरी और अविनाश का बाल एक साथ बांध दिया और कुछ मंत्र पढ़ के बाल जला दिए। जा, तेरा काम हो गया। अब सच में गौरी मुझसे प्यार करेगी ना? मरते दम तक। जब तक तुम दोनों में से कोई मर नहीं जाता तब तक ये काला जादू चलता रहेगा। अगले दिन अविनाश कॉलेज जाता है और गौरी उसे ही देख रही होती है। अविनाश ने कई बार नोटिस किया, गौरी की नजर उस पर ही थी। कुछ देर बाद गौरी जोर से अविनाश को आवाज देती है। पहली बार गौरी ने अविनाश को बुलाया था। अविनाश बहुत खुश होता है।
अविनाश। अविनाश हैरान होकर देखता रहता है। आई लव यू अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अविनाश गौरी को गले लगा लेता है। अविनाश गौरी से बहुत प्यार करता है। अब दोनों एक साथ घंटों घंटों बातें करते घूमते फिरते थे। गौरी का प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अविनाश रानी से बात कर रहा था। तभी गौरी वहां आ जाती है। अविनाश चलो कैंटीन चलते हैं। हाँ तो चल, मैं आता हूँ। अभी चल अविनाश। देखते ही देखते गौरी का ये प्यार ऑब्सेशन में बदल जाता है। अब हर दिन गौरी अविनाश का फोन चेक करती है। उसे किसी और लड़की के साथ बात करने नहीं देती। जब अविनाश गौरी का फोन नहीं उठाता, तब गौरी सबके सामने अविनाश को उल्टा सीधा सुना देती है। अब गौरी अविनाश के प्यार में पागल हो गई थी और अविनाश गौरी से तंग आ चुका था। अरे यार, तूने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया है। मेरे सर पे मुसीबत की तरह घूमते रहती है। किसी भी लड़की से बात करता हूं तो तू बीच में आ जाती है। अरे तू ज्यादा सीरियस मत ले मुझे। हमारा बस टाइम पास ही है, समझी ना? मैं तो बहुत सीरियस हूँ। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। क्या? और हमारे बच्चे भी होंगे। अरे तू क्या पागल है? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तू मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज। ना मैं किसी के पास जाऊंगी और ना तुझे किसी के पास जाने दूंगी, समझा ना? गौरी की आंखों में गुस्सा था। उसकी आंखें लाल थी। ये देख के अविनाश डर जाता है और फिर से बुढ़िया के पास चला जाता है। अरे मेरे गले में क्या डाल दिया तूने बुढ़िया? मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है उसने। गौरी पे जो काला जादू किया था ना तुमने, उसे हटा दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ। यहाँ आवाज नीचे करके बात कर। तभी पीछे से गौरी भी आ जाती है। देख, यहाँ भी मेरे पीछे आ गई तू। अरे मुझे ये गौरी नहीं चाहिए। ये तो मेरी बच्ची माया है, गौरी के शरीर में। क्या? और ये तुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे इससे पीछा छुड़ाना है। पर माया तेरे साथ बहुत खुश है, और जिसमें बेटी की खुशी, उसमें माँ भी खुश। अविनाश बुरी तरह डर जाता है। वो अपनी बचपन की फ्रेंड रानी के पास पहुंच जाता है। अरे अविनाश, तू? वो भी इतनी रात में? आज तेरी गौरी साथ नहीं है क्या? अविनाश रोते हुए रानी को सारी बातें बता देता है। अविनाश, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी गौरी दोनों को गले लगते हुए देख लेती है। मेरे अविनाश को छुएगी? गौरी रानी का सिर दीवार में पटक पटक के रानी की जान ले लेती है। ये सब कुछ देख अविनाश चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। रानी! गौरी के हाथ रानी के खून से सने हुए हैं। उसी हाथ से गौरी अविनाश का चेहरा साफ करती है। अविनाश के चेहरे पे पूरा खून खून लग जाता है।
मुझे जाने दो। अविनाश, तू थक गया है ना? आजा, मेरी गोद में सर रख के सो जा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तुझे मैं क्यों मारूंगी? तू सो जा। मुझे जाने दो। सोने को कह रही हूँ ना, सो सो। गौरी अविनाश के छाती पे मारते मारते उसे जान से मार देती है और गौरी भी बेहोश हो जाती है। माया की आत्मा गौरी के शरीर से निकल जाती है। जब गौरी होश में आती है तो उसे कुछ याद नहीं होता उसने क्या क्या किया है। अविनाश और रानी की लाश इतनी बुरी हालत में देख गौरी जोर से चिल्ला उठती है। मनोज, जल्दी से त्रिशूल ले, मार दे उसे। रघु ने जोर से चिल्लाकर मनोज से कहा। ये शब्द मनोज के कान पर पड़े और मनोज ने जमीन पर पड़े त्रिशूल को उठाया और सामने खड़े दैत्य के पेट में उतार दिया। त्रिशूल पेट में जाते ही उस दैत्य की चीख ने खजाने के गुफा को भर दिया। खजाने की खोज में आए मनोज और रघु को खजाना तो मिला, लेकिन उसकी रक्षा कर रहे दैत्य के साथ मनोज और रघु की लड़ाई हुई। दैत्य के ही हाथ से फिसले त्रिशूल को मनोज ने रघु के कहने पर जमीन से उठाया और उससे दैत्य को खत्म कर दिया। दैत्य की लाश गुफा के बाहर पड़ी हुई थी। मनोज और रघु गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। रघु ने मशाल जलाई और उसके उजाले में दोनों आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने हीरे, मोती और सोने से खचाखच भरे कई 100 बक्से थे। उनकी चमक से मनोज और रघु की आंखों में सोने का रंग उतर आया। मनोज ने अपने आप को संभाला और 4 कदम आगे जाने के बाद उसने चमक रहे बड़े से हीरे को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और एक काले नाग ने फिस से फन निकालकर मनोज को डस लिया। मनोज अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसने आंखें खोली तो उसके सामने रघु सुबह की चाय लेकर खड़ा था। रघु ने उसके पास बैठते हुए हंसी के साथ कहा, क्यों भाई, आज फिर से वही सपना? मनोज ने हाँ में सिर हिलाया। रघु ने कहा, हर 7-8 दिन में एक ही सपना देखता है, लेकिन असल जिंदगी में खजाना कब दिलवाएगा? मनोज ने रघु के हाथ से चाय लेते हुए कहा, सपना तो हमेशा ही आता है, पता नहीं क्या मन में है ऊपर वाले के। ऊपर वाले के मन का तो पता नहीं, पर अगर हम समय से काम पर नहीं गए तो हमसे ऊपर जो बैठा है हमारा बॉस हमें नौकरी से निकाल देगा, इसलिए चल जल्दी से। मनोज ने जल्दी जल्दी चाय पीना शुरू किया। मनोज और रघु दोनों अलग अलग गांव से इस शहर में आए थे। दोनों ने MSW से डिग्री लेकर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे थे। उनका काम था वृद्धाश्रम में सरकारी अनाज का जमा खर्च रखना, लेकिन उनका काम में मन नहीं लगता था। दोनों जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते थे। इसी वजह से वो वृद्धाश्रम में आने वाले अनाज को चोरी छिपे छोटे मोटे व्यापारियों को बेचा करते थे। मनोज को खजाना मिलने का सपना हमेशा आता था, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आती जिससे उसे सपने में खजाना नहीं मिल पाता। पर उसके मन में खजाने को पाने की ललक हमेशा से थी। इसमें रघु भी उसका साथ देता था। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे साथी थे। मिली भगत करके दोनों सरकारी अनाज की चोरियां करते थे। आज दोनों अनाज की रसीद लेने के लिए वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्हें देखकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे और धूप सेक रहे बंसी काका ने उन्हें आवाज लगाई, अरे ओ राम और श्याम, कहाँ जा रहे हो? अरे इधर तो आओ। दोनों काका के पास आए और
उनके करीब बैठते हुए मनोज ने कहा, क्या चाचा जी, हरिद्वार जाने की उम्र में दुनिया की खबरें जुटा रहे हो? बताओ, क्या है आज की ताजा खबर? भाई, नामचीन डाकू मंगल सिंह और उसके गिरोह का भानगढ़ में रहस्यमयी तरीके से खून हुआ है। रहस्यमयी तरीके से? ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया होगा। बदनामी से बचने के लिए कह दिया होगा कि रहस्यमयी तरीके से मरे हैं। अरे ढप और शंख, जिस पर 50 लाख का इनाम हो, उसे तो पुलिस मारने के बाद सीना तान कर कहेगी कि इसे तो हमने ही मारा है कि नहीं? उन्हें मारा होगा उसी ने। किसने काका? भानगढ़ के रक्षक ने। कई 100 सालों पहले की बात है। उस जमाने में राजा मान सिंह भानगढ़ के राजा हुआ करते थे। उनके पास हिंदुस्तान के करीब करीब उस समय के 50% सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इन सब का खजाना हुआ करता था। राजा मान सिंह बहुत बहादुर थे और उन्होंने हर लड़ाई जीतकर ये खजाना जमा किया हुआ था। इतना खजाना होने से काफी दुश्मन राज्यों की नजर उस खजाने पर थी, पर उसे कोई भी लूट नहीं पाया, ना ही उसे चोरी कर पाया। एक बार साधु उनके यहाँ आया था। उस रात आसमान साफ था। चांद भी अपने पूरे आकार में चमकते हुए अपने होने का प्रमाण दे रहा था। साधु अपने कक्ष में सो रहे थे। अचानक ही उनकी आंखें खुली और वो उठकर उनके कक्ष के बाहर चले गए। रात के समय का तीसरा पहर था, इसीलिए किले में घनघोर शांति बनी हुई थी। साधु ने महल के बाहर प्रांगण में बने खंबे के पीछे छुपकर झांकते हुए देखा कि एक पहरेदार सैनिक गहरी नींद में है। उसके पीछे से हल्के कदमों से साधु महल के अंदर दाईं तरफ मुड़ा। खजाने के कक्ष के बाहर आकर उसने पहरा दे रहे सैनिक के पीछे से आकर उसके मुंह को दबाते हुए उसे अंधेरे में खींचा। उसे खत्म करने के बाद और एक सैनिक से साधु का मुकाबला हुआ तो उसे भी साधु ने मार दिया। अब साधु खजाने के कक्ष में था। उसके सामने बहुत सारा सोना, हीरे, जवाहरात थे। उसकी रोशनी से साधु की आंखें चकाचौंध हो रही थी। अभी साधु ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से कुछ गुरगुराने की आवाज आई। साधु ने पलटकर देखा तो उसकी रूह डर के मारे कांप उठी। बड़े दांत वाला, लंबे नाखूनों वाला और शैतानी शक्ल सूरत वाला एक लंबा सा शैतान उसके सामने खड़ा था। साधु कुछ कर पाए उसके पहले ही उस शैतान ने साधु के गले पर अपने लंबे नाखूनों से वार किया। सर से खून के छींटे साधु के गले से निकले और साधु जमीन पर जा गिरा। तड़पते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महल के प्रांगण में साधु का शव पड़ा था। अगल बगल कुछ सैनिक, मंत्री और राजा मान सिंह खड़े थे। महामंत्री ने राजा से कहा, खुद को सिद्ध पुरुष कहलाने वाला ये एक ढोंगी पाखंडी साधु था जो कि किले में चोरी करने आया था। हमारा खजाना या उस कक्ष की कोई चीज हमारे और हमारे परिवार के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति छू तक नहीं सकता। जो भी ऐसा करेगा उसका यही हश्र होगा। घनघोर जंगल की खामोशी में कुछ कदमों की हलचल महसूस हुई। तभी घास खाते हुए एक हिरन ने अपने कान खड़े किए, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से चरना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर एक बाण उसे अपना निशाना बनाने के लिए तैयार था। ये निशाना ताने हुए धीरे धीरे राजकुमारी विद्या हिरन के करीब जा रही थी। अब हिरन राजकुमारी के बिल्कुल सही निशाने पर था।
तभी उसे पीछे से कुछ गुरगुराने की आवाज आई। राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक तेंदुआ राजकुमारी पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अगले ही पल वो राजकुमारी की तरफ कूद पड़ा। राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन तभी एक सपाक से आए एक बाण ने तेंदुए के गर्दन को भेदा। तेंदुए ने जमीन पर गिरते ही दम तोड़ा। महामंत्री के बेटे धनानंद का वो बाण था जिसने तेंदुए की जान ली। धनुष्य अपने कंधे पर रखकर धनानंद ने विद्या के पास आकर कहा, आज हम सही समय पर आए, नहीं तो इस तेंदुए ने तो आपको हमसे छीन ही लिया था। आपके रहते हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके पिता के राज्य में हमारा प्रेम ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये राजपाट से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्यार है हमारे लिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि खजाने के कक्ष में जो कांच का बक्सा बना हुआ है उसे जल्द से जल्द हमें दे दो। उस बक्से में नक्शा है जो हमें इस राज्य से गुप्त तरीके से निकलने का रास्ता बता सकता है। उसे जल्द से जल्द हासिल करें और फिर हमें हमारी अपनी जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। पर उस नक्शे के बिना हम यहाँ से निकल नहीं सकते, और अगर हम वैसे ही तुम्हारे किले से भागे तो कुछ ही समय के अंदर हम पकड़े जाएंगे। तुम चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे हाथ में वो नक्शा होगा। रात के दूसरे पहर जब आधे से ज्यादा किला नींद की आगोश में था, वहीं धनानंद के कमरे के दिए अब तक जल रहे थे। तभी आवाज में महामंत्री अपने बेटे धनानंद से कह रहे थे, कुछ भी करके हमें वो नक्शा चाहिए। उसके जरिए ही हम राजा विश्वनाथ की मदद कर सकते हैं। एक बार दुश्मन राज्य की सेना यहाँ तक गुप्त रास्ते से आ गई, फिर तो राजा मानसिंह को परास्त होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तभी धनानंद की नजर उनकी बातों को सुन रहे एक साये की तरफ गई। धनानंद उस साये की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उस साये ने धनानंद को अपने ओर आते देखा, वो साया वहां से भाग गया। लगता है उसने हमारी बातें सुन ली, खत्म कर दो उसे। धनानंद उस साये के पीछे अपनी नंगी तलवार लेकर कक्ष के बाहर गया। एक मशाल के उजाले के नीचे से उस साये को भागते धनानंद ने देखा तो वो चौंक गया। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी विद्या थी, जो कि खजाने के कक्ष से कांच का बक्सा लेकर धनानंद के साथ भाग जाने के उद्देश्य से धनानंद के कक्ष में आई थी। महामंत्री की बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वो वहां से भागी। राजकुमारी विद्या एक अंधियारे किले के गलियारे में पहुंची। धनानंद भी उसके पीछे भागता चला गया। भागते भागते अंधेरे से सने एक गुप्त दरवाजे के अंदर राजकुमारी ने प्रवेश किया। वो एक कक्ष में आई, उसके पीछे पीछे धनानंद भी वहां पहुंचा। थोड़ा हाफते हुए धनानंद की नजर राजकुमारी के हाथ के बक्से की तरफ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई। चलो वो बक्सा दे दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमारी ने नामे गर्दन हिलाई। धनानंद राजकुमारी की तरफ बढ़ा और उसने राजकुमारी पर तलवार चलाने ही चाहिए कि धनानंद की दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसने अपने पेट की तरफ देखा तो उसकी लगभग सारी अंतड़ियां बाहर आ चुकी थी। वो धम्म से जमीन पर जा गिरा। भानगढ़ के रक्षक ने धनानंद के पीठ में अपने धारदार नाखून घुसाए थे। राजकुमारी गुप्त दरवाजे से भागते भागते जिस कक्ष में आई थी, वो कक्ष खजाने का कक्ष था, जिसकी रक्षा कर रहा था भानगढ़ का रक्षक। राजा मानसिंह और उसके वंशज के बिना कोई भी दूसरा उस कमरे में नहीं आ सकता था। भानगढ़ के रक्षक का खौफनाक रूप और सामने मरे पड़े धनानंद को देखकर राजकुमारी विद्या बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। ये कहानी सुनकर मनोज और रघु दोनों सन्न रह गए। उस खजाने के कक्ष में आज भी कोई नहीं जा सकता, बशर्ते वो राजा मानसिंह का वंश ना हो। तो चलो भाई, बड़ी बातें कर ली,
मैं जरा अब आराम करने जाता हूँ। ऐसा कहकर बंसी काका वहां से चले गए। कुछ सोचते हुए मनोज ने रघु से कहा, कुछ समझा? राजा का वंश अभी भी उस खजाने के कक्ष में जा सकता है। अगर हम उसके वंश को ढूंढते हैं तो सोच, खजाने के मालिक सिर्फ हम ही रहेंगे। दुनिया के पहले 10 अमीर लोगों में अपनी गिनती होगी। पर उसके वंशज होंगे कहाँ? हाँ, जो खजाने का सपना आता है ना, हमेशा इसीलिए आता था। गुरु, अब हमें अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस हमें अब ढूंढना राजा मानसिंह के वंश को है। कुछ समय पहले की बात है। चंद्रनगर नाम का एक गांव था, जहां मनोज अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। उनका बेटा हितेंद्र शहर में पढ़ाई कर रहा था, पर छुट्टियों में वो अपने दोस्त राजू के साथ गांव चला गया। मम्मी पापा कैसे हो आप? मम्मी पापा? शहर जाकर ज्यादा अंग्रेजी आ गई है क्या? माँ और पिताजी नहीं बोला जा रहा है? माँ और पिताजी नमस्ते, इससे मिलिए, ये मेरा दोस्त रवि है, इसे अपना गांव दिखाने लाया हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो, तुम लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ, चाय वाय बाद में पियेंगे, पहले मैं और रवि गांव दर्शन करेंगे। अरे नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बाइक कहाँ है? हितेंद्र ने अपनी बाइक निकालकर साफ की और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी मनोज ने उसे अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो बोला, पूरा गांव घूमना, सब देखना, लेकिन गलती से भी पूर्वी जंगल की तरफ मत जाना। क्यों अंकल? क्योंकि वहां वो रहती है। कौन? शैतानी बुढ़िया। शैतानी बुढ़िया? वो शैतानी करती है क्या? बेटा उसका मजाक मत बना, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उधर नहीं जाऊंगा। हितेंद्र बाइक स्टार्ट करता है और दोनों गांव देखने निकल पड़ते हैं। यार ये गांव तो बड़ा ही प्यारा है, कितना शांत और साफ सुथरा है। हाँ, यही तो मैं तुझे दिखाने लाया था। शहर की भाग दौड़ से दूर ये गांव मेरे दिल के करीब है, और लोग भी बड़े सीधे साधे लगते हैं। हाँ सो तो है, तभी तो शैतानी बुढ़िया जैसी चीजों को मानते हैं। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखता है और पास आता है। बेटा, तुम गांव घूम रहे हो, बस एक बात का ध्यान रखना, उधर उस जंगल की तरफ मत जाना। अंकल ऐसा क्या है वहाँ? वहाँ शैतानी बुढ़िया का साया है, वहाँ जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। कहीं वहाँ कोई पार्टी तो नहीं चल रही है कि जो गया मस्त होकर वहीं रह गया? क्या बोल रहे हो बेटा? अरे ये मजाक कर रहा है, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। चल हितेंद्र। हितेंद्र फिर बाइक चलाना शुरू करता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। तूने सच कहा था यार, ये गांव वाले सच में बहुत अंधविश्वासी हैं। हाँ भाई, और उस बुढ़िया की तो बात ही मत कर, कितनी फिल्मी कहानी बना रखी है सबने। मुझे तो लगता है कि हमें उस जंगल को देखना चाहिए। बिल्कुल, बचपन से मैं सुनता आया हूँ, लेकिन कभी जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब तो हम जाएंगे। सबकी चेतावनियों को ताक पर रखकर हितेंद्र और रवि उस जंगल की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाने लगे, रास्ता घना और सुनसान होता चला गया। तेज हवा चल रही थी, सारे पेड़ हिल रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो हवा उन्हें नहीं लग रही थी। यार इस जंगल में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लग रहा है। जंगल में सन्नाटा नहीं तो क्या तुझे बारात मिलेगी? नहीं, मेरा मतलब इस जंगल में कुछ निगेटिव सा फील हो रहा है। हितेंद्र तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था और तभी अचानक सामने एक नहर आ जाती है। ओए सामने देख, नहर! अरे ये अचानक से नहर कहां से आ गई? अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं था। हितेंद्र बाइक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों नहर में गिर जाते हैं। यार बचा मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे निकाल इस नहर से, मैं मर जाऊंगा। अरे बस 1 मिनट रुक, मैं बाहर आ जाऊं, अभी तुझे भी निकालता हूं, तू साइड में आने की कोशिश कर।
अरे मुझे बाहर निकाल, मैं सच में मर जाऊंगा। जल्दी कर। ला रवि, अपना हाथ मुझे दे, जल्दी। रवि हितेंद्र का हाथ पकड़ता है, लेकिन अचानक वो वापस पानी में डूबने लगता है और हाथ छूट जाता है। हितेंद्र उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रवि का हाथ बार बार छूट रहा था। रवि को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच रहा है। हितेंद्र, कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे खींच रहा है। अरे कुछ नहीं है, तुझे बस डर लग रहा है। अचानक एक ही झटके में रवि का शरीर पानी के अंदर चला जाता है, जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। हितेंद्र घबरा जाता है, पर अगले ही पल रवि दोबारा हाफता हुआ ऊपर आ जाता है और इस बार हितेंद्र उसे बाहर खींच लेता है। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, पर यार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा था। हाँ, वो पानी में ऐसा ही लगता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं, पर तभी हितेंद्र की नजर उसकी बाइक पर पड़ती है, जो नहर में डूब रही होती है। अरे मेरी बाइक, मुझे इसे बचाना होगा। वो तुरंत नहर के किनारे जाता है और बाइक को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक धीरे धीरे पानी में समा जाती है। छोड़ दे यार, बाइक गई। अब हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हाँ चल, निकलते हैं यहाँ से। दोनों दौड़ने लगते हैं, तभी उन्हें अचानक से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो क्या था? पता नहीं, तू बस जल्दी चल, हमें घर वापस पहुंचना है। दोनों जंगल के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ एक जैसे पेड़ और एक जैसे रास्ते दिखाई दे रहे थे। हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये कैसी जगह है? कहीं वो सब सच तो नहीं कह रहे थे कि यहाँ शैतानी बुढ़िया रहती है? तभी वहां की तेज हवाएं अजीबोगरीब आवाजें करने लगती है और हर कदम पर दोनों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हितेंद्र, मुझे लग रहा है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। प्लीज ऐसी बातें मत कर, मुझे पहले से ही डर लग रहा है। हितेंद्र और रवि घबराकर चारों तरफ देखने लगते हैं। पेड़ और रास्ते सभी एक जैसे दिखाई दे रहे थे। हितेंद्र थक हार कर अपने पिता मनोज को फोन करता है। पिताजी, मैं और रवि हम लोग जंगल में फंस गए हैं। जंगल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और बाइक भी नहर में गिर गई है। मैंने तुझे मना किया था कि उस जंगल में मत जाना, पर तू है कि मानता नहीं। और किस नहर की बात कर रहा है तू? इस गांव के आसपास या उस जंगल में दूर दूर तक कोई नहर नहीं है। क्या? अरे पिताजी, बाइक सच में नहर में गिर गई है और रवि भी डूबते डूबते बचा है। ये सब उस बुढ़िया की माया होगी। तू रुक, हम तुम दोनों को लेने आ रहे हैं, बस तू उस बुढ़िया से बचकर रहना। फोन कट जाता है। हितेंद्र और रवि को समझ में नहीं आता कि उन्होंने जो देखा क्या वो झूठ था या फिर सच। वो चारों ओर देखने लगते हैं और तभी पास में एक पेड़ के पास कुछ हलचल होती है। हितेंद्र, वो देख, कुछ हिल रहा है। ये तो सांप है। अगर ये बुढ़िया वाली बात सच है तो इस सांप से बचकर रहना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये काली शक्तियां सांप के रूप में आती हैं। वो बड़ा सा सांप पेड़ों के पीछे से निकल रहा था और उसे देखकर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी वो सांप एक पेड़ के पीछे जाता है और वहां से एक खूबसूरत लड़की सामने आती है। इच्छाधारी नागिन? ये इच्छाधारी नागिन है हितेंद्र। सांप सच में दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन उन दोनों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में कैसे आ सकती है। अरे मैं कोई नागिन नहीं हूँ, यकीन करो, मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ फंसी हुई हूँ। ये जंगल बहुत अजीब है, कोई रास्ता ही नहीं मिलता बाहर जाने का। तुम यहाँ कैसे फंसी? मैं भी जंगल देखने आई थी और अब रास्ता नहीं मिल रहा। तुम लोगों ने भी देखा होगा, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। उन दोनों को पूरा यकीन तो नहीं था, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब वो तीनों मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर जितना ही वो कोशिश करते हैं उतना ही वो गहरे जंगल में फंसते जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हम बार बार उसी जगह पर क्यों वापस आ जा रहे हैं? यार, तू मुझे कहाँ लेकर आ गया?
मैंने तुझे मना किया था। झूठे कहीं के, अब फंस गए तो कह रहा है कि मैंने मना किया था। पहले तो बड़ा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी धुंध फैलने लगती है। सामने से मनोज आता दिखाई देता है। वो लोग चैन की सांस लेते हैं। आप आ गए? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ गए। चलो। थैंक गॉड अंकल, आप आ गए। ये मेरे पापा नहीं हो सकते। उन्हें तो पापा कहलवाना पसंद ही नहीं है। ये जरूर उस बुढ़िया की माया है, उस नहर की तरह। उसके इतना कहते ही मनोज एक काले साए में बदल गया और गायब हो गया। हे भगवान, यहाँ क्या सच है और क्या झूठ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है हमारी मौत यहाँ लिखी हुई है। वो तीनों जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते दिखाई देते। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। हितेंद्र की हथेलियां पसीने से भीग गई और तभी रवि चिल्लाया, मैं अब और नहीं झेल सकता। ये लड़की ही सब कुछ कर रही है। ये वही बुढ़िया है। मैं? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों ऐसा करूंगी? झूठ बोल रही है, ये वही शैतानी बुढ़िया है। बस करो तुम दोनों, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। तुझे याद है रवि, हम बचपन में ऐसे ही एक पार्क में खो गए थे, तो वहां से भी तो निकल गए थे ना? हाँ मुझे याद है, पर वो बात अलग थी यार। ये मायावी जंगल है। ये सुनकर हितेंद्र की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाया, ये तू नहीं हो सकता रवि। तू कौन है? सच बता। क्योंकि रवि मेरा बचपन का दोस्त है ही नहीं, वो तो मुझे कॉलेज में मिला था। तो तू आखिर समझ ही गया। रवि की आंखों में अचानक से एक खतरनाक लाल चमक उभरी और उसका चेहरा डरावना हो गया। वो खतरनाक शैतानी बुढ़िया में बदल गया। तुम्हारा दोस्त तो उसी समय मेरी मायावी नहर में डूबकर मर गया था और अब तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि कोई यहाँ से बचकर नहीं जाता। हे भगवान, अब तक हम इस बुढ़िया के साथ टहल रहे थे। तुमने रवि को मार दिया। और अब तुम्हारी बारी है। नए शिकार आ गए। बुढ़िया अचानक उस पर झपट पड़ती है। हितेंद्र ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने एक ही झटके में हितेंद्र की गर्दन तोड़ दी। ये मंजर देखकर उस लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस बुढ़िया ने उसे अपनी चोटी में लपेट लिया और उसका गला घोंट दिया। दूसरी तरफ हितेंद्र के पिता मनोज और कुछ गांव वाले जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे और वो आखिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन दोनों की लाश पड़ी थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।